हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों के बोर्ड एग्जाम की तैयारियां बहुत अच्छे से चल रही होंगी। मैं आकाश कुमार मिश्रा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल देव फिजिक्स एकेडमी पर। आज आप सभी लोगों के लिए क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर 10 जो कि है लाइट, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन का पार्ट 2 लेकर के आया हूं। आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक क्लियर करेंगे जरा देख लेते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्फेरिकल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, इमेज फॉर्मेशन, लेंस फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन और पावर ऑफ लेंस। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप सभी लोगों के एग्जाम में मैं हेल्प कर सकूं। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला हम लोगों का आज का टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? देखिए, जब लाइट किसी भी एक मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में इंटर करती है तो वो अपने पाथ से बेंड हो जाती है, और लाइट के बेंड होने के ही फिनोमेना को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आइए देखते हैं। Refraction of light happen in transparent medium when a light travel from one medium to another. Refraction take place. A ray of light bend as it moves from one medium to another. देखिए, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो वो अपने पाथ से बेंड हो जाती है, और इसी फिनोमेना को हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। Refraction is due to change in the speed of light as it is enter from one ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। लाइट बेंड होती है, लेकिन ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लाइट की स्पीड डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती है। एक मीडियम से दूसरी मीडियम में एंटर करने पर लाइट की स्पीड या तो इंक्रीज करती है या तो डिक्रीज करती है। इस वजह से लाइट बेंड हो जाती है। आगे देखते हैं। स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज एज द बीम ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम द रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करती है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, और जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में एंटर करती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होती है। तो देखिए, यहाँ पर फिगर में हमको दिखाया गया है। अगर मैं मानता हूं कि यहाँ पर जो मीडियम है वो है एयर और जो सेकेंड मीडियम है वो है वाटर, जब लाइट रे या इंसिडेंट रे हमारी एयर से वाटर में इंटर करती है, यानी कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है, तो वो अपने पाथ से टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है। उसे जाना क्योंकि यहां पर स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो गई है। इसी तरीके से देखिए, लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में इंटर करती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाती है। जब लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में इंटर करती है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल, और जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में इंटर करती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। हम लोगों को एक ग्लास स्लैब के थ्रू लाइट को पास कराना है। यहां पर हमारे पास जो मीडियम है वो हमने कंसीडर कर लिया एयर है, यानी कि लाइट हमारी एयर से आएगी और किससे जाएगी? ग्लास स्लैब से जाएगी। यानी कि हमने कहा कि ये देखिए हमारे पास इंसिडेंट रे है, जब इस ग्लास स्लैब के इंटरफेस पर इंटरसेक्ट कर रही है तो वो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो रही है। देखिए, ये टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुई है, और यहां पर जो एंगल बना है वो है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये जो आर एंगल है वो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इंसिडेंट रे को एक्सटेंड करता हूं तो वो कुछ इस डायरेक्शन में हम लोगों को दिखाई देगा। लेजर मीडियम है, इस वजह से लाइट हमारी टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई है। लेकिन फिर से जब ये ग्लास से निकल करके एयर में आएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी कुछ इस तरह से, और अब हम इसको कहेंगे इमर्जेंट रे। और यहां पर जो हमारा एंगल होगा वो होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और इस एंगल को हम लोग कहेंगे एंगल ऑफ इमर्जेंट। ठीक है, देखिए यहां पर जो हमारी एक्सटेंडेड रे है और जो इमर्जेंट रे है ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होगी, और इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम लोग कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आगे देखते हैं। When a ray of light is incident normally to the interface of two media, it will go straight without any deviation. जब कोई भी लाइट रे दो मीडियम के इंटरफेस पर नॉर्मली इंसिडेंट करती है तो वो बिना डेविएशन के स्ट्रेट पाथ पे आगे चली जाती है। तो आइए आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर लाई इन द सेम प्लेन। यानी कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन में लाई करते हैं। तो सेकंड लॉ हमारा कहता है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ए कांस्टेंट। यानी कि अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन फंक्शन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन फंक्शन का अगर रेशियो लेता हूं तो वो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। फॉर गिवन कलर एंड पेयर ऑफ मीडिया दिस लॉ इज नोन एज स्नेल्स लॉ।
देखिए डिफरेंट डिफरेंट कलर या डिफरेंट डिफरेंट मीडिया के लिए अगर हम लोग इस रेशियो को कंसीडर करते हैं तो उसे ही हम लोग स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। कांस्टेंट n इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडियम्स। हम इन कांस्टेंट n की वैल्यू की बात करें तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। देखिए यहां पर लिखा गया है sin i अपॉन sin r इज इक्वल टू n/1, यानी कि यहां n/1 को हम लोग इस तरीके से पढ़ते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ठीक है, आगे चलो। अगला टॉपिक है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? देखिए जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में इंटर करती है तो वो अपने पाथ से बेंड हो जाती है, लेकिन कितना बेंड होती है ये हमें कौन बताता है? ये हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पता चलता है। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। देखिए किसी पर्टिकुलर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है तो हम लोग जैसे कि कहते हैं ग्लास का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है तो उसके लिए फॉर्मूला होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास is equal to speed of light in vacuum upon speed of light in glass। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना होता है? 1.42 होता है। तो यहां पर हम लोग कहेंगे कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास is 1.42 times lesser than speed of light in vacuum। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ये बताता है कि लाइट की स्पीड किस मीडियम में कितनी है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ये भी पता चलता है कि कौन सा मीडियम रेयरर है और कौन सा मीडियम डेंसर है। क्यों? अगर हमें किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है और हमें ये जानना है कि किसी भी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, तो भी हम लोग यहां इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। या किसी भी मीडियम की बात करें तो यहां पर जो वैल्यू निकल करके आती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि लाइट की स्पीड ग्लास में कितनी है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, देखिए यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो दो टाइप के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं। एक होता है हमारा एब्सोल्यूट, और एक होता है हमारा रिलेटिव। किसी पर्टिकुलर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करते हैं तो हम उसे कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब हम किसी दो डिफरेंट मीडियम जैसे कि डायमंड और ग्लास का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक दूसरे के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो वहां पर हम कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है हम लोगों का स्फेरिकल लेंस। ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंड बाय टू सरफेस। स्फेरिकल लेंस एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जो कि दो सरफेस से बाउंड होता है और उसकी एक सरफेस, कम से कम एक सरफेस कैसी होती है? स्फेरिकल होती है। तो सबसे पहला हम लोगों का है कॉनकेव लेंस। क्या होता है कॉनकेव लेंस? आइए देखते हैं। ए लेंस बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेस, क्योंकि दो स्फेरिकल सरफेस से क्या हो? बाउंडेड हो, और कर्व्ड इनवर्ड इज नोन एज डबल कॉनकेव। और दोनों जो कर्व बने हुए हैं वो किधर हो? इनवर्ड डायरेक्शन में हो, अंदर की तरफ हो। या फिर हम ये कह सकते हैं ए लेंस विथ ए सेंटर थिनर देन इट्स एजेस, यानी एक ऐसा लेंस जिसका सेंटर पॉइंट क्या हो? थिनर हो, और एजेस कैसे हो? थिकर हो, यानी कि किनारों पर मोटा हो और बीच में पतला हो। ऐसे लेंस को हम लोग कहते हैं कॉनकेव लेंस। इट इज ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग लेंस बिकॉज इट डाइवर्जेस द लाइट। कॉनकेव लेंस को हम लोग डाइवर्जिंग लेंस के नाम से भी जानते हैं क्योंकि जब कोई भी लाइट रे कॉनकेव लेंस पे इंसिडेंट करती है तो वो उसे डाइवर्ज कर देती है, यानी कि बिखेर देती है। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट वन है हमारा कॉन्वेक्स लेंस। ऑफ लेंस इज थिकर एट द सेंटर एंड थिनर एट द एजेस। देखिए इस टाइप का जो लेंस होता है वो सेंटर में कैसा होता है? थिकर होता है, और एजेस पे कैसा होता है? थिनर होता है, यानी कि बीच में मोटा होता है और किनारों पर पतला होता है। An optical lens is generally made up of two spherical surface if those surface area bend outward। देखिए ये ऐसा ऑप्टिकल लेंस है जो कि दो स्फेरिकल सरफेस से मिलकर के बना होता है और दोनों स्फेरिकल सरफेस आउटवर्ड डायरेक्शन में स्फेरिकल होती हैं। It is also known as a converging lens because it converts the light। देखिए कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग कन्वर्जिंग लेंस के नाम से भी जानते हैं क्योंकि जब कोई भी लाइट रे कॉन्वेक्स लेंस पर इंसिडेंट करती है तो वो उसे कन्वर्ज कर देता है, एक ही पॉइंट पर इकट्ठा कर देता है, कलेक्ट कर देता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्यू बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल लेंसेज। देखिए
तो आइए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये स्फेरिकल लेंस है, यानी कि दो स्फेयर से मिलकर के बने हुए हैं। अगर दो स्फेयर से मिलकर बने हैं तो इनका जो सेंटर होगा वो भी कितना होगा, 2 होगा। इधर एक कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्फेरिकल सर्फेसेस। देखिए जैसा कि मैंने कहा कि यहां पर जो कॉन्वेक्स लेंस है ये दो स्फेयर्स के पार्ट्स हैं, ठीक है। ईच ऑफ दीज सरफेस फॉर्म पार्ट ऑफ द sphere. The center of these two spheres are called the center of curvature, represented by C1 and C2. देखिए अगर यहां पर मैं स्फेयर ड्रॉ करता हूं तो वो कुछ इस तरीके से और यहां पर कुछ इस तरीके से। देखिए दो स्फेयर के पार्ट्स हैं और इस स्फेयर का जो सेंटर पॉइंट होता है उसे ही हम कहते हैं क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस लेंस, ठीक है, जिसको हम लोग C1 और C2 से रिप्रेजेंट करते हैं। आइए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है हम लोगों का प्रिंसिपल एक्सिस। जैसा कि हम लोगों ने मिरर में भी पढ़ा हुआ है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द टू सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये एक इमेजिनरी लाइन होती है जो दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करती है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑप्टिकल सेंटर। सेंट्रल पॉइंट ऑफ द लेंस इज इट्स ऑप्टिकल सेंटर। A ray of light when passing through O, it remains, that is it goes straight. देखिए जैसा कि हम लोगों ने मिरर में पढ़ा था कि जिस पॉइंट से या सेंटर पॉइंट ऑफ अपर्चर इज कॉल्ड पोल, उसी तरीके से यहां पर सेंटर पॉइंट ऑफ द लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। और अगर मैं किसी भी लाइट रे को ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू पास कराता हूं तो वो बिना रिफ्रैक्ट हुए स्ट्रेट पाथ पे आगे पास हो जाती है। पॉइंट है अपर्चर। द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द सर्कुलर आउटलाइन ऑफ ए स्फेरिकल लेंस। देखिए ये जो हमारी लाइन है इसे ही हम लोग एपर्चर कहते हैं, यानी कि मैक्सिमम वो रीजन जहां से लाइट रे रिफ्रैक्ट हो सकती है उसे ही एपर्चर कहते हैं। नेक्स्ट है फोकस ऑफ लेंस है बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम, यानी कि रिफ्रैक्शन के बाद लाइट रे जिस पॉइंट से पास होती है उसे ही हम लोग फोकस ऑफ लेंस कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। यहां पर हमारे पास है कॉनकेव लेंस। क्या होता है कॉनकेव लेंस, आइए इसके बारे में और भी जानते हैं। ए लेंस दैट कन्वर्स रे ऑफ लाइट दैट कन्वे पैरेलल टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्स टू द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस डिनोटेड बाय एफ एज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए कॉन्वेक्स लेंस के बारे में अभी हम लोगों ने देखा था कि कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी लाइट रे इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, जो भी लाइट रे इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, ये कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, उसे कन्वर्ज कर देगा, यानी कि एक ही पॉइंट पर कलेक्ट कर देगा, कुछ इस तरीके से कन्वर्ज कर देगा एक ही पॉइंट पर, और जिस पॉइंट पर कन्वर्ज करेगा उसे हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। ठीक है ना, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉनकेव लेंस। क्या है कॉनकेव लेंस? ए लेंस दैट डाइवर्जेज ए स्ट्रेट लाइन बीम्स फ्रॉम द सोर्स ऑफ ए डिमिनिश्ड अपराइट वर्चुअल इमेज। हमारा कैसा होता है, डाइवर्जेंट नेचर का होता है, यानी कि जो भी लाइट रे हम इसके ऊपर इंसिडेंट कराते हैं वो उसे डाइवर्ज कर देता है, बिखेर देता है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से बिखेर देता है। नेक्स्ट हमारे पास है इमेज फॉर्मेशन। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था मिरर में कि मिरर में इमेज फॉर्मेशन के कुछ रूल्स थे, वैसे ही हमारे पास लेंस में भी इमेज फॉर्मेशन के कुछ रूल्स हैं। तो आइए सबसे पहला देखते हैं। देखिए जब कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो रिफ्रैक्शन के बाद वो फोकस से पास होती है। ये हमारा हो गया फर्स्ट रूल। सेकंड वन इज जब कोई लाइट रे फोकस से पास होते हुए रिफ्रैक्ट होती है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। एंड थर्ड वन इज जब कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर पर इंसिडेंट करती है तो वो बिना रिफ्रैक्ट हुए सीधे स्ट्रेट लाइन में आगे की तरफ चली जाती है। ये हमारे कुछ बेसिक लॉज हैं लेंस के थ्रू इमेज फॉर्मेशन के, क्योंकि हम लोगों के एग्जाम में ये चीजें पूछी जाती हैं कि रे डायग्राम बनाने के लिए पूछा जाता है, तो हम लोग इन्हीं की हेल्प से रे डायग्राम फॉर्म करेंगे। और जैसे हम लोगों ने मिरर में पढ़ा था कि जब दो रिफ्लेक्टेड लाइट रे एक दूसरे से इंटरसेक्ट करती हैं जिस पॉइंट पर, वहीं पर हमारा इमेज बनता है। इसी तरीके से लेंस में भी जब दो रिफ्रैक्टेड रे एक दूसरे से इंटरसेक्ट करती हैं और जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। आफ्टर रिफ्रैक्शन ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू एफ।
ए रे पासेस थ्रू एफ आफ्टर रिफ्रैक्शन विल इमर्ज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जैसा कि हम लोगों ने हमारा देखिए इमेज फॉर्मेशन बाय ए कॉन्वेक्स लेंस फॉर वेरियस पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए जैसे हम लोगों ने मिरर में पढ़ा था कि कॉनकेव मिरर से हम लोगों ने 6 केस पढ़े थे, उसी तरीके से कॉन्वेक्स लेंस के भी हमारे 6 केस हैं। और मैंने उस टाइम भी बताया था बस ऑब्जेक्ट को हम इंफिनिटी पर फर्स्ट टाइम कंसीडर करते हैं और धीरे धीरे पोल के पास लेकर के जा रहे थे। यहां पर भी कुछ ऐसा ही करेंगे कि हम लोग सबसे पहले ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पर कंसीडर करेंगे और फिर धीरे धीरे ऑप्टिकल सेंटर के पास लेकर के जाएंगे। मैं क्या करता हूं, हमने कॉन्वेक्स लेंस लिया और ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पर रखा, ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पर रखा तो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइट रे आ रही थी, इस कॉन्वेक्स लेंस ने क्या किया, उसे कन्वर्ज कर दिया। और कहां पर कन्वर्ज कर दिया, फोकस पर कन्वर्ज कर दिया, इकट्ठा कर दिया। यानी कि जो हमारा इमेज बनेगा वो कहां पर बनेगा, एट F2 बनेगा। देखिए वैसे तो यहां पर हमारे पास 2 फोकस पॉइंट है और 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो यहां पर हमारा इमेज बनेगा F2 पर। और अगर मैं नेचर की बात करूं तो वो कैसा होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा, और बहुत ही छोटा भी होगा, ऑब्जेक्ट से बहुत स्मॉल होगा, डिमिनिश्ड होगा। मेरे पास था कि मैं इंफिनिटी की बात कहां लेकर के जा रहा हूं, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहां पर 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर है हमारे पास, तो अगर मैं फर्स्ट वन को C1 कंसीडर करूं, सेकंड वन को C2 कंसीडर करता हूं, तो हम क्या करेंगे, C1 के बियॉन्ड हम ऑब्जेक्ट को लेकर के जाते हैं। तो देखिए जब यहां से लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो रिफ्रैक्ट होने के बाद कुछ इस तरीके से फोकस से पास होगी, और दूसरी लाइट रे अगर मैं ऑप्टिकल सेंटर से पास कराऊंगा और जहां पर भी रिफ्रैक्ट होने के बाद ये एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेगी, वहीं पर हमारा इमेज बनेगा। तो अगर मैं पोजीशन की बात करूं कि हमारा इमेज कहां पर फॉर्म होगा, तो वो होगा बिटवीन कहां पर, फोकस और C2 के बीच में, ठीक है ना। यहां पर है हमारा C2 और यहां पर है F2, इसके बीच में हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा, इसके बीच में हमारा इमेज बनेगा। और कैसा बनेगा, रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड इमेज बन करके। पॉइंट है हम लोगों का कि जब मैं ऑब्जेक्ट को C1 पर प्लेस करता हूं, यानी कि फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर प्लेस करता हूं, तो हमारी जो इमेज बनती है, देखिए यहां पर जब लाइट पैरेलल जाएगी तो पैरेलल के बाद ये रिफ्रैक्ट होगी, और रिफ्रैक्ट होने के बाद फोकस से पास होगी, और दूसरी लाइट रे हमारी कहां से पास होगी, ऑप्टिकल सेंटर से, और जहां पर एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पर हमारी इमेज बनेगी। तो यहां पर अगर मैं पोजीशन और नेचर की बात करता हूं तो हमारा इमेज कहां पर बनेगा, C2 पर बनेगा। यहां पर मैंने C1 पर प्लेस किया था ऑब्जेक्ट को, और यहां पर इमेज हमारी C2 पर बन करके आएगी, और कैसी आएगी, रियल, इन्वर्टेड और सेम साइज की इमेज बन करके आएगी। कैसी, सेम साइज की, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अब मैं क्या करूंगा, C1 से आगे की तरफ, यानी कि बिटवीन C1 एंड F1। तो जब मैं ऑब्जेक्ट को C1 और F1 के बीच में रखता हूं तो देखिए लाइट रे पैरेलल जाएगी और पैरेलल जाके रिफ्रैक्ट होकर फोकस से पास होगी, लाइट रे हमारी ऑप्टिकल सेंटर से पास होकर के जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी वहीं पर हमारा इमेज फॉर्म होगा। और अगर मैं इसके पोजीशन और नेचर की बात करूं तो हमारा जो इमेज होगा वो बियॉन्ड C2 होगा, यानी कि यहां पर जो हमारा दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसके बाद में बनेगा, और कैसा होगा, रियल और इनलार्ज होगा। नेक्स्ट, अब मैं क्या करूंगा, इसको फर्स्ट फोकस पर मैं ऑब्जेक्ट को प्लेस करूंगा, और जब मैं फर्स्ट फोकस पर ऑब्जेक्ट को प्लेस करूंगा तो हमारी जो इमेज मिल करके आएगी वो हमको कहां पर मिलेगी, इंफिनिटी पर मिलेगी। यहां पर हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, यहां पर है C1, यहां है F1, यहां है F2 और यहां है C2, ठीक है। देखिए मैंने ऑब्जेक्ट को कहां पर प्लेस किया हुआ है, F1 पर प्लेस किया है। जब कोई भी लाइट रे, देखिए जब लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो रिफ्रैक्ट होने के बाद कहां से पास होगी, ये C2 से पास होगी, ठीक है। दूसरी लाइट रे अगर मैं लेकर के जाता हूं किधर से, मैंने कहा कि यहां पर ऑप्टिकल सेंटर है, तो मैं ऑप्टिकल सेंटर से अगर लेकर के जाऊंगा तो लाइट रे कुछ इस तरीके से जाती हुई हम लोगों को दिखाई देगी, जो कि एक दूसरे के पैरेलल है। और इमेज बनेगी वो भी कहां बनेगी, इंफिनिटी पर बनेगी। और कैसी बनेगी, ऑब्जेक्ट के साइज से बहुत ज्यादा बड़ी बनेगी, यानी कि हाईली मैग्निफाइड इमेज बनेगी। कैसी, रियल और इन्वर्टेड। अब मैं ऑब्जेक्ट को फर्स्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में प्लेस करूंगा, तो देखिए यहां पर हमारे पास ये है कॉन्वेक्स लेंस और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, यहां पर है C1, यहां पर है F1, ये है ऑप्टिकल सेंटर, ये है हमारा F2, ये है C2, ठीक है। अब देखिए मैंने ऑब्जेक्ट को कहां पर प्लेस किया है, मैंने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर, ये हमारा O है, और फर्स्ट फोकस के बीच में। तो देखिए लाइट रे जब
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो रिफ्लेक्ट होकर के कहां से पास, फोकस से पास होगी। और दूसरी लाइट रे अगर मैं कहां से पास कराऊं, ऑप्टिकल सेंटर से पास कराता हूं, तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हम लोगों को दिखाई देगी। तो यहां पर देखें तो ये दोनों लाइट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद कैसी दिख रही है, डाइवर्ज होती हुई दिखाई दे रही है, जो कि आगे जाकर के इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर इन दोनों लाइट रे को पीछे की तरफ रिट्रेस अगर करता हूं, पीछे की तरफ अगर रिट्रेस करूंगा तो यहां पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, और जहां पर इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पर हमारा इमेज फॉर्म होगा। यहां पर अगर मैं पोजीशन और नेचर की बात करता हूं तो जो हमारा इमेज का पोजीशन होगा ऑब्जेक्ट के सेम साइड होगा, यानी कि जिस साइड में मैंने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है उसी डायरेक्शन में हम लोगों का इमेज भी फॉर्म होगा, और वर्चुअल और इरेक्ट इमेज हम लोगों को मिलेगा। वर्चुअल और इरेक्ट इनलार्ज, ठीक है ना, वर्चुअल, इरेक्ट और इनलार्ज यानी मैग्नीफाइड इमेज हम लोगों को यहां से मिलेगी। तो ये हमारे 6 केस थे कॉन्वेक्स लेंस के साथ, और अब हम देखेंगे कॉनकेव लेंस के साथ। जैसा कि हम लोगों ने कॉन्वेक्स मिरर में देखा था कि 2 ही केस थे कि जब एक बार ऑब्जेक्ट को मैं इंफिनिटी पर प्लेस करता हूं और एक बार पोल और इंफिनिटी के बीच में, उसी तरह से यहां पर भी हम एक बार ऑब्जेक्ट को कहां पर प्लेस करेंगे, इंफिनिटी पर, और एक बार ऑप्टिकल सेंटर और इंफिनिटी के बीच में प्लेस करेंगे। तो जब कोई लाइट रे इंफिनिटी से कॉनकेव लेंस पर इंसिडेंट करती है तो वो क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी, और रिफ्रैक्ट होने के बाद कुछ इस डायरेक्शन में डाइवर्ज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि कॉनकेव लेंस जो होता है उसका नेचर डाइवर्जिंग होता है, यानी कि वो लाइट रे को डाइवर्ज कर देता है। इसका मतलब कि लाइट रे आगे जाकर के एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो मैं इस लाइट रे को पीछे की तरफ रिट्रेस करूंगा, तो रिट्रेस करने पर ये दोनों लाइट रे एक दूसरे को फोकस पर इंटरसेक्ट करेंगी। तो अगर मैं नेचर की बात करूं, इसका नेचर होगा वर्चुअल इमेज बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड होगी और इरेक्ट होगी, ठीक है, और पोजीशन क्या होगी, एट एफ। इसी तरीके से अगर मैं ऑब्जेक्ट को कहां पर प्लेस कर दूं, ऑप्टिकल सेंटर और इंफिनिटी के बीच में कहीं पर मैं प्लेस करता हूं, तो सेम एज इट इज देखिए लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाकर के इस डायरेक्शन में डाइवर्ज हो जाएगी, और यहीं से एक दूसरी लाइट रे मैं कहां से पास कराऊं, ऑप्टिकल सेंटर से, जो कि सीधे बिना डेविएट हुए आगे की तरफ चली जाएगी, की तरफ पीछे की तरफ रिट्रेस करता हूं तो जिस पॉइंट पर ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पर हमारा इमेज बनेगा। अगर मैं पोजीशन की बात करूं तो इसकी पोजीशन होगी कहां पर, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हमारी इमेज बनेगी, और कैसी बनेगी, वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड बनेगी। कभी कभी हम लोगों से एग्जाम में ये चीजें डायरेक्ट पूछ ली जाती हैं कि अगर फोकस पर रखा तो बताइए हमारा इमेज कहां पर फॉर्म होगा, या फिर कभी कभी हम लोगों से पूछ लिया जाता है कि ऑब्जेक्ट अगर मैंने फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में प्लेस किया तो हमारा इमेज कैसा बनेगा, उसका नेचर बताइए। तो हम लोगों को ये चीजें याद होनी चाहिए, अगर जितना आप प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना ही आपको ये चीजें याद होती जाएंगी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंस, सिमिलर टू दैट ऑफ स्फेरिकल मिरर। यहां पर भी साइन कन्वेंशन जैसा कि हम लोगों ने मिरर में पढ़ा था वैसा ही कुछ यहां पर भी है, ओनली द डिफरेंस इज दैट ऑल मेजरमेंट आर मेड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। मिरर के केस में हम लोगों ने सभी मेजरमेंट्स जो लिए थे वो पोल से कंसीडर किए थे, लेकिन लेंस के केस में हम लोग सभी डिस्टेंस कहां से कंसीडर करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से कंसीडर करेंगे। जैसे अगर मैं लेफ्ट डायरेक्शन में कोई भी डिस्टेंस मेजर करता हूं तो उसे मैं निगेटिव कंसीडर करूंगा, और अगर राइट डायरेक्शन में कोई भी डिस्टेंस मेजर करता हूं तो उसे मैं पॉजिटिव कंसीडर करूंगा। इसी तरह से अगर प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड डायरेक्शन में, प्रिंसिपल एक्सिस से वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में अगर कोई डिस्टेंस मेजर करता हूं तो उसे मैं पॉजिटिव, और अगर वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में कोई भी डिस्टेंस मेजर करता हूं तो उसे मैं निगेटिव कंसीडर करूंगा। हमारे कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस में सेम एज इट इज होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हम लोगों का लेंस फॉर्मूला। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था मिरर फॉर्मूला, सेम एज इट इज वैसा ही हमारा लेंस फॉर्मूला भी है, बट डिफरेंस क्या है, यहां पर 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u है। लेकिन अगर मैं मिरर की बात करूं तो मिरर का फॉर्मूला क्या था भाई, याद है आप लोगों को, बताइए जरा, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। जस्ट इतना डिफरेंस है, तो कभी कभी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। मिरर में प्लस है और लेंस में माइनस है। देखते हैं v क्या होती है, v इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, u इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, एंड f इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। देखिए यहां पर एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि ये जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है उसे हम लोग हमेशा क्या करते हैं, निगेटिव कंसीडर करते हैं, ठीक है ना, हमेशा निगेटिव कंसीडर करते हैं। क्यों, क्योंकि यहां पर देखिए अभी मैंने देखा था कि ये हमारा लेंस है, और जो ऑब्जेक्ट हम लोग प्लेस करते हैं वो ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट डायरेक्शन में प्लेस करते हैं, इस वजह से इसकी जो डिस्टेंस होती है हम लोग हमेशा निगेटिव कंसीडर करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मैग्निफिकेशन।
हम लोगों ने मिरर के केस में भी मैग्निफिकेशन पढ़ा था, और यहां पर भी जो मैग्निफिकेशन है वो क्या है, मैग्निफिकेशन रेशियो होता है हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का। तो आइए देखते हैं, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ एन इमेज टू द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो होता है उसे ही हम लोग मैग्निफिकेशन कहते हैं। अगर मैं u और v के टर्म में देखना चाहूं तो मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू होता है v बाई u। अगर मैं मिरर के केस में बात करता हूं तो जो u और v के केस में जो हमारा मैग्निफिकेशन था वो था माइनस v बाई यू, लेकिन लेंस के केस में है v बाई यू। देखिए m क्या होता है, यहां पर लीनियर मैग्निफिकेशन होता है, u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v इज द इमेज डिस्टेंस, ho साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, hi साइज ऑफ इमेज। यहां पर हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिखे हुए हैं, जैसा कि लिखा हुआ है m इज ग्रेटर देन 1। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है तो हमारा इमेज कैसा होता है, इनलार्ज होता है, मैग्निफाइज्ड होता है। यानी कि कैसे, अगर मुझे पता है कि m इज इक्वल टू h I अपॉन HO, अगर m की वैल्यू 1 से ज्यादा आती है इसका मतलब कि हमारी जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो हाइट ऑफ इमेज के कंपैरिजन में कम है, तभी तो यहां पर 1 आएगी। नेक्स्ट वन कि m इज इक्वल टू 1, यानी कि अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 आती है इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की वैल्यू सेम है, उसी केस में यहां पर m की वैल्यू 1 आएगी। अगर m इज लेस देन 1 इसका मतलब कि हमारा जो इमेज होगा वो डिमिनिश्ड बनेगा। कैसे, m इज इक्वल टू लेस देन 1, इट मींस कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट में जो हाइट ऑफ इमेज होगा वो कम होगा और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ज्यादा होगा। उस केस में जो मैग्निफिकेशन की वैल्यू होगी वो 1 से कम आएगी। पॉइंट है हम लोगों का पावर ऑफ लेंस। क्या होता है पावर ऑफ लेंस, आइए देखते हैं। द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रे अचीव्ड बाय ए लेंस इज नोन एज पावर ऑफ लेंस। यानी कि कोई भी लेंस किसी भी लाइट को कितना कन्वर्ज या कितना डाइवर्ज कर सकता है, पावर ऑफ लेंस। इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ रिप्रेजेंटेड बाय p। देखिए लेंस के फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम लोगों के पास फोकल लेंथ किस में है, मीटर में है, तो इसका फॉर्मूला होता है p इज इक्वल टू 1 बाई f। लेकिन अगर हम लोगों को फोकल लेंथ मीटर में गिवन है तो इसकी वैल्यू होती है p इज इक्वल टू 100 बाई f। अक्सर करके हम लोग जल्दीबाजी में ये नहीं मेजर करते हैं कि जो फोकल लेंथ है वो सेंटीमीटर में है या फिर मीटर में है, और इस क्वेश्चन को गलत कर बैठते हैं। लेकिन इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि अगर हमारे पास फोकल लेंथ मीटर में है देन वी विल यूज दिस फॉर्मूला p इज इक्वल टू 1 बाई f, और अगर हमारे पास फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है तो हम 100 बाई f वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। इसकी होती है डायोप्टर, और इसको हम लोग कैपिटल D से डिनोट करते हैं। 1 diopter or 1D, it is the power of a lens whose focal length is 1 meter। मतलब 1 diopter मतलब जिस लेंस की फोकल लेंथ 1 मीटर के बराबर होगी, हम कहेंगे कि उस लेंस का पावर 1 डायोप्टर के बराबर होगा। पावर ऑफ कॉन्केव लेंस और डाइवर्जिंग लेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। देखिए कॉन्केव लेंस का जो पावर होता है उसे हम लोग हमेशा नेगेटिव में कंसीडर करते हैं, और कॉन्वेक्स लेंस का जो पावर होता है उसे हम हमेशा पॉजिटिव में कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो इस चीज को भी ध्यान रखना है कि अगर हमसे कॉन्केव लेंस का पावर पूछा जा रहा है तो उसका जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा, और अगर कॉन्वेक्स लेंस का पावर पूछा जा रहा है तो हम उसे पॉजिटिव में कंसीडर करेंगे। तो हम लोगों का चैप्टर यहां पर खत्म होता है। मैंने कोशिश की है कि आपके हर एक टॉपिक को मैं रिवाइज करा सकूं। समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब भी करिए मेरे चैनल को। और अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में उसको लिखिए, मैं उसका आंसर जरूर से जरूर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।